चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये फोर्थ टॉपिक है। दिस इज आवर फोर्थ टॉपिक, एक्यूरेज एक्ट 2006। क्या है इस एक्ट में, क्या डिफाइन करता है ये एक्ट? बेसिकली दिस एक्ट इज रिलेटेड फॉर द insurance companies or the company those who are using the different types of finance statistics to make a what we can say that statistics is will be used for the future investment. For them, this act is introduced in 2006. इसमें क्या है कि बेसिकली इसका मीनिंग दिया है एक्यूरीज मीन्स a person skilled in determining the present effect of a future contingent event in financial modeling and risk analysis in the different areas of insurance, calculating the value of life interest and the insurance risk, designing and pricing of policies, working out the benefits, recommending rates relating to the insurance business, amenities, annuities, insurance and pension rates. कि अभी हमें कॉल भी आता है कि आप अपना पेंशन का ये कैलकुलेट कर लो, पेंशन का इन्वेस्टमेंट कर लो, आपको एट द एज ऑफ 65 एज आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा। ये जो on the basis of certain statistics, all that included in this act 2006. कितना हुआ था लास्ट सेक्शन? आई थिंक यहाँ तक हुआ था ना, फाइनेंस काउंसिल तक। मेंबर का रजिस्टर्ड भी हो गया था, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ना, रिमूवल नेम से रजिस्टर से वापस ले लीजिए। 22वां हो गया था, सेक्शन 22 तक। फाइनेंस काउंसिल, राइट? ये कंप्लीट हो गया था ना? हाँ, ये हो गया था। चैप्टर थर्ड है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। वो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? सेक्शन 23, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। द काउंसिल शैल मेंटेन इन द स्पेसिफिक मैनर अ रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आपने सीएस का, आईसीडब्ल्यूए का, इंस्टीट्यूट का देखा है तो वी शुड रजिस्टर आइदर एज अ स्टूडेंट और आफ्टर कंप्लीटिंग आवर प्रोफेशनल कोर्स वी रजिस्टर्ड एज अ मेंबर। तो वो प्रॉपर उनका फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। The register shall include the following particulars about the members of the institute. क्या क्या है वो जनरल होगा? नेम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, date of birth, domicile, residential and the professional address, the day on which his name is entered in the register, his qualification, whether he holds a certificate of practice, and any other particulars which may be specified. If they need additional information, they can specify and included in that register. The council shall cause the cost to be published in such manner may be specified in the list, a list of members on first day of April each year. See, अगर उसका फीस उसको 1 अप्रैल के पहले पेड करना है in each financial year, so council publish करेगा after paying the fees की जिसने फीस पेड किया है, that considered as a registered member. Okay, अगर और कैसे हो सकता है? अगर सेकेंड में आएगा कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि उसका नेम पब्लिश हो जाए किसी व्हाट वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए या टेंडर के लिए, तो वो पब्लिश कर सकता है बाय पेइंग सम फीस. Every member of the institute shall, on his name being entered in the register, pay such annual membership fee as may be specified by the council. उसको 1 अप्रैल के पहले उसका फीस पेड करना पड़ेगा. अभी ये क्या है? रिमूवल ऑफ नेम. रिमूवल कैसे होगा? अगर वो जो मेंबर है वो रजिस्टर है, उसका डेथ हो जाए और उसने रिक्वेस्ट किया है. सेकंड कैसे होगा? तो अगर उसने रिक्वेस्ट किया है कि अगर इसको मेरा नाम रिमूव कर दो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इन फ्यूचर, सो अभी मैंने स्टॉप कर दिया प्रैक्टिस, तो उसका नेम रिमूव कर सकते हैं. और those who has not paid the specific fees required to be paid by him, फीस पेड नहीं किया है तो रिमूव हो जाएगा.
who is found to be have been subject to at the time when his name was entered in the register, or who at any time thereafter has become a subject to any of the disqualification mentioned in section 11 सेक्शन का जो डिस्क्वालिफिकेशन दिया है कि वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, थर्ड 3 डिस्क्वालिफिकेशन दिए हैं. आफ्टर रजिस्टरिंग अगर उसने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन उसको आ रहा है तो वो रिमूव कर देगा, उसका नेम रिमूव हो जाएगा. Who for any other reason has ceased to be entitled to have his name born on the register 25. अगर वो रजिस्ट्रेशन उसका सीज कर दिया है किसी रीजन से तो वो रिमूव कर जाएगा. री एंट्री इन द रजिस्टर, री एंट्री कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन. उसको अगर उसको व्हाट वी कैन से सम पीरियड के लिए डिबार कर दिया है, आफ्टर कंप्लीशन दैट पीरियड ही कैन री एंटर हिज नेम. और अगर उसने खुद से नाम निकाला है और उसको एंटर करना है फिर से तो वो री एंटर भी कर सकता है. देन मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स, क्या क्या टाइप के मिसकंडक्ट है मेंबर्स के लिए. Disciplinary Committee Section 26. President of the Council as a presiding officer and 2 members of the Council elected by the Council and 2 members to the nominated by the central government from amongst the person of eminence having experience. उसको experience होना चाहिए. कौन कौन, एक तो president होगा, 2 member council देगा और 2 members देगा central government देगा. उसको लॉ में, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इट मींस व्हाट कि करंट सिचुएशन का उसको नॉलेज होना चाहिए. The disciplinary committee in making the inquiries under the provision of this act shall follow such procedure and submit the report to the council within such time as may be prescribed. अगर डिसिप्लिनरी कमेटी को टाइम दिया है काउंसिल ने कि विदिन अ 10 डेज सबमिट करो, विदिन अ मंथ सबमिट करो, तो वो फॉर्मेट भी प्रोवाइड करते कि इस फॉर्मेट में उसका रिक्वायरमेंट है तो उस फॉर्मेट में वो सबमिट कर देना. अंडर सेक्शन 26 में आएगा. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर. अभी कमिटी होगा, ये पूरा प्रोसिक्यूशन कौन करेगा? द काउंसिल में भी नोटिफिकेशन में बाय नोटिफिकेशन प्रोसिक्यूशन director and such other employee to assist the disciplinary committee in making the inquiries in respect of any information or complaint received by the council under the provision of this act. In order to make the inquiries under the provision of this act, the prosecution director shall follow such procedure as may be prescribed. वो जो प्रोसीजर दिया है कि इस टाइप से काम होगा तो उसी टाइप से होगा. सेक्शन 28 में क्या है देखो, authority, council, disciplinary committee and prosecution director have to power of civil court. उसको power है, authority है, council को है, disciplinary committee को है और prosecution director को भी है. Authority, the disciplinary committee and the prosecution director shall have the same power are vested in the civil court under the Code of Civil Procedure 1908 in respect of the following matters. वो powers है लेकिन उन्होंने restrict किया है कि there are these are the matters, they have the same powers of civil prosecution court. देखो क्या दिया है, summoning and enforcing the attendance of any person and examine him on oath. वो उसको examination कर सकते हैं. The discovery and the prosecution of any document, वो document भी what we can say, हाँ, एनी जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका भी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एविडेंट का एफिडेविट भी करके वो एविडेंट रिसीव भी कर सकते हैं. सेक्शन 29 एक्शन बाय काउंसिल ऑन डिसिप्लिनरी कमिटी रिपोर्ट. अगर वो डिसिप्लिनरी कमिटी रिपोर्ट सबमिट करती है उसका एक्शन क्या होगा वो सेक्शन 29 में डिसाइड करेंगे. ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द डिसिप्लिनरी कमिटी, इफ द काउंसिल इज सेटिस्फाइड, ये तो रेगुलर प्रोसेस है कि सेटिस्फाई हो गया काउंसिल कि मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इज गिल्टी,
of his misconduct, it shall be record its findings according to sorry. If the council is satisfied that the member of the institute is guilty of any professional or misconduct, it shall be recorded its findings according to and shall proceed in accordance with the provision of section 30. In case of the council is not satisfied with the report of the disciplinary committee and it is of the opinion that it requires the further inquiry, it may refer the report again to the disciplinary committee for such further inquiry as may be directed through an order of the council. दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है. सेटिस्फाई है तो अंडर सेक्शन 30 जो है उसके अंडर जो भी पेनल्टीज प्रोसीजर होगा वो उसको फॉलो करना पड़ेगा. अगर नहीं है तो कौन से पॉइंट पे वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको रिवर्ट बैक करेंगे टू द डिसिप्लिनरी कमिटी कि ये पॉइंट फिर से रिवाइज करो, आप फिर से रिपोर्ट सबमिट करो. इफ द काउंसिल disagree with the findings of the disciplinary committee, it may direct the prosecution director or itself make an appeal to an authority. अगर फाइंडिंग्स के अगेंस्ट है, काउंसिल डिसएग्री है, वो उसको फिर से सबमिट किया फिर भी वो एग्री नहीं हो रहे तो वो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर के पास जाएगा या फिर काउंसिल इटसेल्फ कैन मेक अपील टू द अथॉरिटी. अभी सेक्शन 30 क्या है देखो. मेंबर टू बी afforded opportunity of being heard. ये तो रेगुलर प्रोसेस हो गया. अभी सभी एक्ट में टिल अभी तो 4th टॉपिक चल रहा है, सब में ये आ रहा है कि अगर वो अंडर किसी भी एक्ट का मिसकंडक्ट हो रहा है तो जिसके अगेंस्ट वो केस फाइल हुआ है उसको पूरा चांस दिया जाता है कि उसको क्लियर करना है, उसका क्या ओपिनियन है या क्या फैक्ट्स है वो भी प्रेजेंट करने का उसको पूरा चांस दिया जाता है. सेम इसके अंदर भी है. वेयर द काउंसिल इज ऑफ ओपिनियन दैट द मेंबर इज गिल्टी of a professional or other misconduct mentioned in the schedule, it shall offer to the member a reasonable opportunity of being heard before making any order against him and may thereafter take any one or more of the following actions. क्या क्या actions है उसको पूरा सुन के उसका क्या साइड है वो भी प्रेजेंट करने के बाद वो क्या कर सकते हैं. उसका रिपेयरमेंट ऑफ कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द मेंबर फ्रॉम द रजिस्टर परमानेंटली कर सकते हैं या कोई पीरियड सम लाइक 2 months 3 months 1 year 5 years ऐसे भी उसका नेम रिमूव कर सकते हैं एज इट थिंक्स फिट. इम्पोज सच फाइन एज इट मे थिंक फिट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 5 lakhs rupees. उसका फाइन उसको इम्पोज कर सकते हैं. उसका लिमिट क्या है मैक्सिमम 5 lakhs rupees तक का फाइन भी उसको कर सकते हैं. प्रोफेशनल सेक्शन 31 है. प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट डिफाइंड. प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड एनी एक्ट. क्या है कोई भी एक्ट हो सकता है और ओमिशन प्रोवाइडेड इन शेड्यूल but nothing in this section shall be constructed to limit or arbitrage in any way the power conferred or duty cast on the disciplinary committee or the prosecution director to inquiry into the conduct of any member of the institute under the any other circumstances. अभी ये सेक्शन 31 जो है, सेक्शन 31 में देर आर 4 पार्ट्स. कौन कौन से टाइप के मिसकंडक्ट दिए हैं तो पार्ट 1 में है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं प्रैक्टिस में. सेकेंड क्या है देखो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन सर्विस. जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं एनी काइंड ऑफ सर्विस लाइक उसको पेंशन प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी में कोई प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर्विस प्रोविजन में अगर मिसकंडक्ट करते हैं तो वो पार्ट 2 में आएगा. पार्ट 3 में आएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली. जनरल जो कैटेगरी दिया है उन्होंने वो पार्ट 3 में दिया है. अदर मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन जनरली वो तीनों में भी नहीं आएगा, वो जो आएगा वो पार्ट 4 में आएगा. These are the 4 types of misconduct under section 31 में आएगी ये. अभी नेक्स्ट है चैप्टर, ये चैप्टर 4 था.
अभी चैप्टर 5 में क्या है, अपील्स। अभी देखो, अभी पूरा एक्ट जो अभी 4th एक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, राइट, उस हर एक एक्ट में एपिलेट ट्राइब्यूनल है। अगर एपिलेट ट्राइब्यूनल में नहीं हो रहा है तो वो सीनियर अथॉरिटी को दिया है, वो वहां पे भी नहीं होगा तो कहाँ पे जाना है, ये सब प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया है। लाइक दैट यहाँ पे भी है, अभी अपील्स कैसे कर सकते हैं। Section 32 Constitute of the Appellate Authority. The central government shall by notification appoint 2 part-time members from amongst the person who have been members of the council of the Institute of Actuaries for at least one full term and who are not sitting member of the council. ओके कौन मेंबर अपॉइंट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कितने मेंबर अपॉइंट करेगा, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स अपॉइंट करेगा, जिसका रजिस्टर है काउंसिल में, उसको अपॉइंट कर सकते हैं इन फॉर द फुल टर्म। फुल टर्म मीन्स कितने टर्म के लिए कर सकते हैं, 2 इयर्स के लिए कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ देखो, टर्म्स सॉरी 3 इयर्स के लिए कर सकते हैं। पर्सन अपॉइंटेड एज अ मेंबर शैल होल्ड द ऑफिस for the term of 3 years from the date on which he enters upon his office or until the attains the age of 67 years whichever is earlier. 3 years के लिए कर सकते हैं या 3 years, या उसका एज अगर 67 years है, जिसके पहले जो पहले आएगा वो उस टर्म तक वो उसका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं या वो अथॉरिटी का पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अभी उसको देखो क्या अलाउंसेस दिया है। तो प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 22C, सेक्शन 20 Section 34 allowances, condition of the services of members and procedure etc. of the authority. The provision of the Section 22C, Section 22D and Section 22F of the Chartered Accountant Act 1949 shall apply to the authority in relation to the allowances and terms of conditions of services of the chairperson and the members and the discharge of function under this act as they apply to the discharge of the functions under this अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1943। वो जो सेक्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का 22C है, 22D है, 22F है, वो सेम एप्लीकेबल होगा इन केस ऑफ अलाउंसेस। सर्विसेज क्या करेंगे और उसका प्रोसीजर कैसे होगा इसके लिए। सेक्शन 35 देखो, ऑफिसेस एंड अदर स्टाफ ऑफ अथॉरिटी। पहले क्या होगा, चेयरपर्सन अपॉइंट होगा, काउंसिल होगा, उसके बाद चेयरपर्सन होगा, फिर कमिटी होगी। तो द काउंसिल शैल मेक अवेलेबल The council shall make available to the authorities such officers and the other staff members as may be necessary for the efficient performance of the functions of authority. The salaries and allowances of the committee of the service of the officers and other staff members of the authority shall be such may be specified. उन्होंने specified करते हैं वो कितना उसको salary देना है। Section 33 appellate to authority. अभी कैसे करेगा, अथॉरिटी को अपील कैसे कर सकते हैं। एनी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द काउंसिल imposing on him any of the penalties referred into the section 30. सेक्शन 30 में क्या देखा अभी हमने कि वो काउंसिल को अपील करेगा और उसको फाइन भी इम्पोज कर सकता है या फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। पेनल्टी अप टू 5 लाख वो चार्ज कर सकते हैं। तो अगर वो एग्री नहीं है मेंबर, राइट, तो वो फिर से काउंसिल को अप्लाई करेगा विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेटेड टू हिम। उसको ऑर्डर मिलने के बाद विद इन 90 days वो अपील टू अथॉरिटी करेगा, प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी में entertain any such appeal after the expiry of said period of
90 days if it is satisfied that there was a sufficient cause for non-filing of the appeal in time. 90 days के बाद भी उसको time provide करेंगे, but वो उसको satisfy होना चाहिए कि वो रीजन क्या है कि 90 डेज में उसमें क्यों नहीं किया, उसका रीजन से वो अगर सेटिस्फाई हो जाते तो वो कंसिडर करेंगे उसका अपील आफ्टर 90 days. The authority may, after calling for the records of any case, revise any order made by the council under section 30 and may confirm, modify or set aside the order. वो confirm कर सकते हैं, modify कर सकते हैं और उसको पूरा hold भी कर सकते हैं. Impose any penalties or set aside, reduce or enhance the penalty imposed by the order. वो reduce कर सकते हैं, penalty का amount increase कर सकते हैं. Remit the case of the disciplinary committee for such further inquiry as the authority consider proper in the circumstances of the case, or pass such other order as the authority thinks fit, provided that the authority shall give an opportunity to being heard the parties concerned before the passing any order. वो चेंज कर सकते हैं, पेनल्टी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इंक्रीज रिड्यूस कर सकते हैं, ऑर्डर भी अल्टर कर सकते हैं या उसमें एडिशन कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रायर कंडीशन क्या है, बोथ द पार्टीज का साइड जो है वो लीगली उन्होंने प्रेजेंट करना चाहिए. नेक्स्ट है चैप्टर 5 पेनल्टीज. पेनल्टीज क्या क्या है अभी? पेनल्टी फॉर फेल्सली क्लेमिंग टू बी अ मेंबर. अगर उसने गलत तरीके से खुद को मेंबर प्रेजेंट किया है दैट, तो क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, एनी पर्सन A not being a member of the institute represent that he is a member of the institute in any of the manner mentioned in section 7 or section 15. Use the designation उन्हें actuaries का यूज किया है. Use the letters AIAI or FIAF after his name, or practice the profession of an actuaries, or being member of the institute but not having the certificate of practice represent that he is in practice or practices as an actuary, shall be published on the first conviction with the fine which may extend to 1 lakh rupees, or any subsequent conviction with imprisonment भी हो सकता है, extended 1 year का, और फाइन और फाइन भी लग सकता है 1 लाख रुपीस का, और विद द फाइन विच में बी एक्सटेंडेड टू 2 लाख रुपीस. फाइन 2 लाख रुपीस भी लग सकता है और बोथ इम्प्रिजनमेंट भी होगा या फाइन भी लगेगा. सेक्शन 38 में क्या लिखा है? पेनल्टी फॉर यूजिंग द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अवॉर्डिंग डिग्रीज ऑफ एक्चुअल साइंस एक्सेट्रा. अगर वो किसी को वो डिग्री दे रहे तो उसका मिसकंडक्ट कर रहे डिग्री देने के लिए, तो क्या पेनल्टी है? तो देखो, एनी पर्सन convening the provisions of subsection 1 shall without prejudice to any other proceedings which may be taken against him be punishable with fine which may extend on the first conviction to the 50,000 rupees, and any subsequent conviction with the imprisonment which may be extended to 1 year, or with the fine which may be extended 1 lakh rupees, or with both. अगर वो डिग्री अवॉर्ड कर रहे हैं उसमें कुछ मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो उसको फाइन लगेगा अप टू 50,000 रुपीज टू 1 लाख रुपीज, और उसको इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 1 year या दोनों भी हो सकते हैं. सेक्शन 40, अनक्वालिफाइड पर्सन नॉट टू साइन अ डॉक्यूमेंट. A person other than the follow members of the institute shall sign any document on behalf of an actuary in practice, or a firm in such actuaries in his or its professional capacity. Any person converting the provisions of the subsection 1 shall, without prejudice to any other proceeding which may be taken against him, be punishable on the first conviction with fine which may be extended 50,000 rupees,
or any subsequent conviction with the imprisonment which may extended to 1 year or with fine may be extended to 1 lakh rupees or both. एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया तो उसका फाइन भी इंक्रीज होगा. ऑफेंसेस बाय कंपनी, अभी ये तो ऑफेंसेस था कि पर्सन ने किया, राइट, कि पर्सन ने साइन किया है, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ने साइन किया है, आप है लेकिन आपके ऑन बिहाफ ऑफ किसी ने साइन किया है, तो उसको फाइन कैसे लगेगा. अभी जो अगर कंपनी है, पूरा का एक्यूरीज कंपनीज है, अगर वो कुछ मिसकंडक्ट करते हैं तो उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल. सो एनी पर्सन, देखो, if the person committing an offense under this act is a company, the company as well as the every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offense shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceed against the punished accordingly. पूरे जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उस पूरे ट्रांजैक्शन में वो उनको पनिश करेंगे. सेक्शन 42 क्या लिखा है, देखो, दो नो पर्सन शैल बी prospected under this act expect and complaint made by or under the order of the council or of the central government. चैप्टर 7 दिया है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. ये लास्ट पॉइंट है अपने चैप्टर टॉपिक का कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या होता है. तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है, सेक्शन 43, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ, वो रिव्यू बोर्ड विद नोटिफिकेशन इशू करके फॉर्म करते हैं. क्या के कौन कौन होता है उसमें, देखो, हु इज एलिजिबल फॉर दैट, व्हाट वी कैन से, व्हाट इज बॉडी ऑफ दैट बोर्ड इज chairperson and not more than 4 members, provided that in case the board of the constituted with 2 members, one each shall be nominated by the council and the central government respectively. chairperson होगा और मैक्सिमम 4 मेंबर्स हो गए, 2 मेंबर्स भी चलेंगे, 2 मेंबर्स, वन इज शैल बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल, काउंसिल ने भी नॉमिनेटेड करना चाहिए, या और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नॉमिनेशन उसका करना चाहिए. द चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द बोर्ड शैल अपॉइंटेड from amongst the person of immense having the experience in the field of law, education, economy, business, finance, accountancy or public administration. चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, उसको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए करंट लॉ का, एजुकेशन सिस्टम का, इकोनॉमिक्स का, बिजनेस क्या कर रहे हैं वो, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी एंड उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो पूरा उसको नॉलेज होना चाहिए. 2 मेंबर ऑफ द बोर्ड शैल बी नॉमिनेटेड बाय द काउंसिल एंड अदर 2 मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ये 4-5 लोग मिलके एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रन करेंगे विद द नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा वो. अभी इसके फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड टू फिक्स द स्टैंडर्ड फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. उसका स्टैंडर्ड डिफाइन करना है, जिस टाइप के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक सर्विस का उसको स्टैंडर्ड डिफाइन करना है. To review the quality of services provided by the members of the institute, including actual audit services. वो जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्वालिटी चेक करेंगे ये बोर्ड वाले लोग. To guide the member of the institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements. वो मेंबर्स को गाइड करेंगे इंप्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और जो स्टैट्यूटरी और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेगुलराइज कैसे करेंगे वो भी डिफाइन करेंगे. सेक्शन 45, the procedure of the board shall follow in its meeting and in discharging its functions such a procedure may be prescribed. वो जो अभी लास्ट में देखा था ना हमने, एक सेक्शन में देखा था कि उन्होंने मीटिंग होल्ड करनी चाहिए,
विद इन 3 years, वो 2 years में, विद इन 18 months करना चाहिए। सेम प्रोसीजर एप्लीकेबल है ये रिव्यू बोर्ड के लिए। Terms and condition of chairperson and members of the board. The terms and condition of the services of chairperson and the members of the board, their places of meetings, remuneration and allowances shall be such as may be prescribed. वो section 46 में explain किया है। section 47 है expenditure of board. The expenditure of board shall be borne by the council. जो भी एक्सपेंडिचर होगा बोर्ड रन करने के लिए वो कौन बेयर करेगा? तो ये काउंसिल जो हेड है उसका वो बेयर करेगा। The terms and condition of services of chairperson क्या है देखो, the tenure of the chairperson and the member of the board shall be 3 years. जैसे कि हमने लास्ट अभी सेक्शन में भी देखा कि उसको 3 years के लिए है, सेम ये एप्लीकेबल है इधर। The chairperson and the members of the board shall be part-time members. Chairperson or any member of the board shall not be removed or withdrawn except as the provided rule 10 कि वो रिमूव नहीं कर सकते हैं और विड्रॉन भी नहीं कर सकते हैं। उसका जो प्रोसीजर दिया है कि अगर वो डेथ हो गए या फिर वो मेंटली अनस्टेबल हो गए तो ही वो वैकेंसी होगी तो उसको रिफिल करेंगे। अलाउंसेस क्या क्या है देखो, द चेयरपर्सन एंड द अदर मेंबर्स shall be entitled to traveling and daily allowances as admissible to them in their official capacity, and in case the member is not the government servant, he shall be entitled to a traveling and daily allowances as admissible on the officers holding the post carrying a scale of pay for joint secretary to the government of India for attending the meeting of the board at the headquarters of the institute if their place of residence is different from the headquarters of the institute। वो पूरा उसको जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट का पे स्केल मिल सकता है। The chairperson or any other member of the board, those place of residence is the same as the venue of board shall be provided the local conveyance or allowances for the local journey to be performed in connection with the meetings of the board. The chairperson and the other members of the board while on tour shall be entitled to traveling and daily allowances at the above rate. जो भी गवर्नमेंट का रेट है डेली अलाउंसेस का या ट्रैवलिंग टीएडीए का, वो एज पर उनको रूल्स मिलेगा। जो भी फाइनेंशियल ईयर में वो काम कर रहे हैं उसका जो प्रोसीजर है वहां पे। तो ये अपना हो गया है 4th वाला टॉपिक कंप्लीट। आंसर दो चलो, क्वेश्चन के आंसर दे दो चलो। When did the Acquisitions Act 2006 came into force? कब आया ये? 2006 डेट उसके तो नाम में ही है कि वो 2006 में आया है। मैम 10th नवंबर 2006। मुझे भी सीखते 10th November 2006, correct. Then what is the aim of this act? किसके लिए है? क्या एम है इसका या ऑब्जेक्ट क्या है?
किसके लिए बेनिफिशियल है ये एक्ट? ये देखो मैम एक्चुअरीज एक्ट ना? यस, एक्चुअरीज एक्ट came into force to help to analyze the risk. मतलब जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज है उनको हेल्प करने के लिए एक्चुअली। ओके, और अभी ये बताओ, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी? कितने टर्म के लिए वो होल्ड करेगा? 3 year. क्या पूछा मैंने? ऑफिस पूछा ना? Yes, ma'am. अथॉरिटी मेंबर 3 years. What is the time period of an appeal to the authority after order is communicated to him? What is the time period of an appeal to the authority after order communicated to him? अगर उसको कोई ऑर्डर मिला है, राइट, उस पे कोई केस चल रहा है, तो उसको ऑर्डर तो मिलेगा उसका फर्स्ट हियरिंग होने के बाद। वो कितना टाइम उसको मिलता है कि वो रीअपील करेगा, फिर से अपील कर सकता है? अभी हुआ है, अभी मैम Just- 90 days 90 days। हाँ, 90 days. And what is the penalty of a person who falsely claiming to the member of institute? Penalty to the person who falsely claiming to the member of 1 lakh institute. 1 lakh। और सिर्फ 1 लाख नहीं है, और भी है। 1 लाख इज ओके, बट उसमें 1 lakh और and भी है। plus in imprisonment up to 1 year and the fine may be extended to 2 lakh rupees। रुको, आई क्या हुआ? करेक्ट ना मैम? क्या क्या बोला आपने, फिर से बोलो। मीन्स इसमें जो इंस्टीट्यूट का है, इफ द मेंबर इज falsely claiming the member institute shall be punishable with a fine of maximum 1 lakh rupee and a imprisonment and maximum imprisonment of 1 year and उसके साथ में उसका जो पेनल्टी है it will be extended up to 2 lakh rupees। करेक्ट, या दोनों भी हो सकते हैं, फाइन एंड पेनल्टी, पेनल्टी एंड imprisonment। बोथ। What are the functions of the quality review board? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का जो लास्ट पॉइंट था अभी, क्या फंक्शंस है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के?
मैम वो इसका मींस एक्चुअल ऑडिट करना और मेंबर्स को गाइड करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना. स्टैंडर्ड फिक्स करना सर्विसेज का. यस स्टैंड है. यस यस. करेक्ट. उसका टाइम पीरियड क्या है, कितने पीरियड के लिए वो मेंबर होल्ड कर सकते हैं? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का टाइम पीरियड है ना. once it's established they provide they said कि certain टाइम के लिए ये काम कर सकते हैं एज अ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड. कितने पर्सन होते हैं इसमें क्वालिटी रिव्यू बोर्ड में? और उसका मैम क्वालिटी में 4 पर्सन. नहीं, 1 chairperson and 4 1 members. chairperson and 2 members. सॉरी. 4 members. 4 करेक्ट है आपका. 2 मैक्सिमम 4 हो सकते हैं. हाँ 1 chairman and other are member. और टेन्योर पीरियड क्या है इसका? प्रसाद आहे का? प्रल्हाद, गौरी, कौन रिमूव हो गया मीटिंग से? 2 लोग कुछ तो रिमूव हो गए ना, लेफ्ट कर दिया. आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर योर बेटरमेंट. ओके, कि अभी एमसीक्यूज में ही आएगा ऐसे. अभी तो पैटर्न तो ये तो हुआ नहीं है कि ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यूज ही आएगा. तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे. अभी रजिस्ट्रेशन का मेंबर का कोई प्रोसेस बता सकता है कि काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? मेंबर्स रजिस्ट्रेशन. हाँ यस मैम. मीन्स काउंसिल जो है दे आर मेंटेनिंग रजिस्टर. हाँ. इसमें मेंबर को जो डेटा देना पड़ता है उसका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, रेसिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस. Right. But I'm asking ki if you want to register in that register, what is the process? Process of registration. मीन्स प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मेंबर. कौन कौन मेंबर्स, किस किस को रजिस्टर करना अलाउड है? मीन्स जो क्वालिफाइड है वही क्या मैम, जो क्वालिफाइड एक्चुअरीज है दे कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन. ये तो एक पॉइंट हो गया.
करेक्ट है, जो क्वालिफाइड है एग्जाम पास कर दे। पर टाइप ऑफ मेंबर्स में कैसे कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, वो रजिस्टर में एज अ स्टूडेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं, लाइक हम कर सकते हैं, आप अगर आप लाइक सीएस का इंस्टीट्यूट कैसे है, लाइक एनी पर्सन एनरोल किया है उसने एग्जामिनेशन के लिए अंडर द एक्चुअलीज एक्ट का एग्जामिनेशन जो होगा एज ए स्टूडेंट, उसका नाम भी रजिस्टर में आ सकता है। और एसोसिएट है आप, members after submission completion of your exam you are considered as an associate, right? तो भी आप आपका नाम रजिस्टर कर सकते हैं। देन फेलो करके भी आप कर सकते हैं कि आप एसोसिएट है ऑलरेडी, राइट? तो फेलो मेंबर्स का उनका जो रिक्वायरमेंट फीस है, फॉर्म है भर के, आपको फेलो मेंबर्स करके भी आपका नाम रजिस्टर में आ सकता है। और एफिलिएटेड मेंबर्स, अगर फेलो मेंबर्स के लिए एप्लीकेशन किया है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होगा एफिलिएटेड मेंबर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं। दीज आर द 4 कैटेगरीज यू आर रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? हु इज नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर एज अ मेंबर? ये तो क्वालिफिकेशन हो गया, राइट? कि आप स्टूडेंट करके कर सकते हैं, फेलो मेंबरशिप है तो कर सकते हैं। और there are some disqualification also कि कौन member who they provided some categories, the person from that category is not eligible to register himself as a member under this act. मिनिमम है कि अगर आपने अटेंड नहीं किया है, 21 इयर्स के नहीं है आप, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। दो यू हैव अ स्किल्स एंड स्किल्स टू वर्क एज अ एक्चुअरिस्ट, तो भी आप नहीं कर सकते। बेसिक है, देखो अनसाउंड माइंड है तो नहीं कर सकते हैं। और इंसॉल्वेंसी अगर प्रोसेस है आपके ऊपर, इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा है, तो आप नहीं कर सकते हो। ये आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है कि प्रोफेशनल कैपेसिटी के ऊपर, आपके प्रोफेशनल कैपेसिटी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई है टू रजिस्टर एज अ मेंबर। Okay, so these are the disqualification of members. So we covered the 4th topic here. In next session we started our last topic, that is insolvency and bankruptcy code. Okay, so have a nice time. thank you, ma'am. Good day.